नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री। क्लास 10 का जो कि हिस्ट्री होगा, एक्सरसाइज चौथा होगा भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ही वीवीआई प्रश्न लाए हैं और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन एक बात हम बतला देते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। ध्यान यहाँ रखिए कि आपको कहा क्या जा रहा है, वो सुनिए, प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए। जो प्रश्न नहीं समझते हैं कमेंट कर जरूर बताइए, हम आपका दोबारा वीडियो जरूर बनाऊंगा। सभी का कमेंट अच्छी तरह से देखेंगे, तो इसलिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसमें हम प्रश्न शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न वीवीआई टाइप का रहेगा, सभी प्रश्न वीवीआई टाइप का रहेगा जो कि आपको बोर्ड में पूछा जाता है और यह प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है। प्रश्न के लिए चलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले ध्यान आपको कहाँ भटक रहा है, ध्यान को आप वीडियो पर लाइए। तो वीडियो के नंबर 1 प्रश्न कह रहा है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ और इसके क्या कारण थे। चंपारण आंदोलन कब हुआ और इसके क्या कारण थे, मेरा पहला प्रश्न यह है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए आंसर हम बतलाते हैं। बिहार में नील्हों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। जी हाँ, बिहार राज्य में यानी कि हमारे बिहार में नील्हों के द्वारा यानी कि जो लोग नील की खेती करते हैं उसे नील्हों कहा जाता था, उनके द्वारा नील की खेती करवाते थे, उनके नील्हों कहा जाता था। ये इन्हीं लोगों ने नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू किया गया था, यानी कि 20 कट्ठा में आप 3 कट्ठा खेती नील को करना पड़ेगा। इस प्रकार का नियम लागू किया गया था, जिसके अनुसार किसान को अपनी कुल भूमि में से 3/20 भाग यानी कि 3/20 भाग, आपको 20 कट्ठा खेत होगा ना, यानी कि तो आपको 3 कट्ठा में नील लगाना पड़ेगा। इस प्रकार का हिस्से या 15% भूमि भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 ईस्वी में सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी ने आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसान की राहत दी गई और गांधी जी के प्रयास से चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं, चलिए हम समझाते हैं अच्छी तरह से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ध्यान यहाँ दीजिए। ध्यान कहाँ जा रहा है आप लोगों को, ध्यान इस पर दीजिए। वीडियो में हम समझा क्या रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और जब तक अच्छी तरह से नहीं समझिएगा तब तक परीक्षा में लिख नहीं पाइएगा। ध्यान नहीं भटकाइए, ध्यान यहाँ दीजिए। कहा जा रहा है कि बिहार में जो है नील का जो ठेकेदार हुआ करता था, अंग्रेज जमाने के लोग, अंग्रेज लोग जिसे ब्रिटिश कहा जाता था, वो लोग क्या करते थे कि हमारे बिहार के वासियों पर, हमारे बिहार के किसानों पर ने 3 कठिया लागू कर दिया गया था, यानी कि आपको जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा का नील का खेती करना पड़ेगा और सभी किसानों को जबरदस्ती नील का खेती करवाया जाता था। उस समय जो है 1917 ईस्वी था, ईस्वी सिर्फ याद रखिएगा कि 1917 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था और 1917 ईस्वी में सत्याग्रह किया गया और इस सत्याग्रह में गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में आए और चंपारण जिले में आकर वहां का चंपारण सत्याग्रह सफल किया। तो जो लोग यह इस वीडियो को चंपारण को व्यक्ति देख रहे हैं वो जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगर प्रश्न नहीं समझते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे नहीं छोड़िएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 पर हम चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि दाढ़ी यात्रा का क्या उद्देश्य थे। दाढ़ी यात्रा का क्या उद्देश्य थे। दाढ़ी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना।
जी हाँ दोस्तों, देखिए जिस समय ब्रिटिश शासन चलता था उस समय भारत के जनता लोग डरे हुए रहते थे ब्रिटिश के लोग से। तो वहाँ दाढ़ी यात्रा एक आंदोलन चलाया गया था, जिस यात्रा में समुद्र की पानी से नमक बनाकर नमक कानून जो था ब्रिटिश का सरकार उसका उल्लंघन करना था और ब्रिटिश कानून को भय जो है वो भारतीय जनता के अंदर से निकालना था। इसी दाढ़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दे, तब वीडियो देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन क्या है, क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ या खिलाफत आंदोलन के कारण बताए। तो देखिए आंसर में दिया गया है कि तुर्की के सुल्तान को खिलाफा कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। यानी कि तुर्की का जो सुल्तान था उसे खलीफा कहा जाता था। तुर्की एक देश है, उस देश का जो सुल्तान करता था उसको खलीफा के नाम से जाना जाता था। यह इस्लामिक संसार को मालिक माना जाता था। यह इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की की पराजय हुई, यानी कि इंग्लैंड और तुर्की जब आपस में युद्ध किया, लड़ाई किया, तो उसमें तुर्की का पराजय हो गई। तुर्की के सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया और इसी के कारण तुर्की का जितना भी जनता था वो सब सुल्तान को वहाँ से उनके सत्ता से हटा दिया गया और भारतीय मुसलमानों ने इसी का विरोध किया। इसे ही खिलाफत आंदोलन कहते हैं। आप लोग समझे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए एक बार और फिर से हम समझाते थे यह प्रश्न को। प्रश्न में कहा जा रहा है कि तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। तुर्की के जो सुल्तान था, जो सत्ता चलाता था तुर्की देश का, उसे तुर्की का खलीफा कहा जाता था और यह इस्लामिक संसार का मालिक माना जाता था। जो उस समय सत्ता चलाता था तुर्की पर, वो इस्लामिक का मालिक माना जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड और तुर्की दोनों लड़ा, तो उसमें इंग्लैंड के द्वारा जो है तुर्की हार गया, पराजय हो गया। तो तभी जाकर तुर्की का जो है सभी जनता मिलकर उनके सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया और जब सत्ता को से हटा दिया गया तो हमारे देश के नागरिक यानी कि भारत के जितने भी मुसलमान लोग थे वो इसी का विरोध किया और इसे ही खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम इस अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट क्या था? तो इसका आंसर देखिए, भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोलेट एक्ट लाया गया। इसके अनुसार सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उसे बिना मुकदमा चलाए बंदी गृह में रख सकता था, जिसे जेल कहते हैं, जेल में रख सकता था। भारतीय ने इस कानून को तीव्र विरोध किया। कहा जाता है कि रोलेट एक्ट एक प्रकार का कानून था। ये कानून जो है भारत में क्रांतिकारी बढ़ने लगा तो इसको रोकने के लिए, क्रांतिकारियों को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए रोलेट एक्ट कानून लाया गया और इसके अनुसार भारत में नागरिक जो भी गिरफ्तार किए जाएंगे वो बिना मुकदमा के बंदी गृह में यानी कि जेल में रखा जा सकता है और इसी कानून को जो है भारत के लोग इस कानून का बहुत ही तीव्र से विरोध किया। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे? तो इसमें कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, सबसे पहले जानिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकता है।
इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम के हितों की रक्षा करना, यानी कि मुस्लिम लीग के इस लोगों का उद्देश्य था कि मुस्लिम जितने भी लोग हैं सिर्फ उनका ही रक्षा करना। उनकी नींव ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों के सरकारी सेवाओं में उचित स्थान दिलाना। इनका उद्देश्य था कि मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना एवं न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना विधान परिषद में निर्वाचन मंडल बनवाना एवं काउंसलिंग में उचित जगह पाना, यही सब मुख्य उद्देश्य था। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, हमारे चैनल का नाम है अंशवली कुमार क्लासेस। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आपको सभी प्रकार के वीडियो इस पर मिलता रहेगा बिहार बोर्ड से संबंधित, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।